हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स फ्लेक्स। गाइस, लास्ट क्लास में हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज अकाउंटेंसी। आज उसी का हम सेकंड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग क्या होती है। उसमें हमने देखा था अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation फिर communicating financial information to users। ये पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अब हम इस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारी अकाउंटिंग का? फर्स्ट स्टेप इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। इसका क्या मतलब है? देखो, हम बिजनेस करते हैं तो क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसे का लेन देन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन या इवेंट। इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई। जो भी इवेंट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई। पता होना चाहिए ना कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, या नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या मॉनेटरी टर्म्स में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है, समझ आया? फिर स्टेप 2 क्या है? सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना इवेंट को, ट्रांजेक्शन को। फिर हम उस इवेंट को, उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? बुक्स में करेंगे। ठीक है, उस बुक्स को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। जर्नल के अंदर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अब जर्नल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं कि आपको इसे कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करनी है, परचेज बुक के अंदर करनी है, सेल्स बुक के अंदर करनी है, परचेज रिटर्न बुक के अंदर करनी है, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर करनी है, या जनरल प्रॉपर में। देखो, अब कैश बुक के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब आप पैसे का लेन देन होता है। पैसे का अगर कोई भी चीज, जैसे अगर आपने किसी से गुड्स लिए, गुड्स का मतलब कोई भी, सपोज फर्नीचर लिया तो आपने उसे क्या दिया, पैसे दिए। पैसे दिए तो आप उसकी एंट्री कहाँ करोगे, कैश बुक के अंदर। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, कैश बुक में। सेकंड आता है परचेज बुक। अब ये परचेज बुक क्या होती है? जब आप किसी के पास जाते हो, जैसे आप देखो, हमारा जो बिजनेस होता है वो कैसे चलता है, 3 पार्टीज होती हैं जनरली, जैसे हमारे बिजनेस वर्क करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर होता है। वो गुड्स किसको देता है? कोई बिजनेस करता है ना, रिटेलर को या होलसेलर को। ठीक है, रिटेलर या होलसेलर से गुड्स कौन लेता है? कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? एंड यूजर। मतलब कस्टमर के पास जब गुड जाती है उसका कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जो रिटेलर होते हैं या जो होलसेलर्स होते हैं या जो यूनिट होते हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है या प्रोडक्ट चाहिए होता है। वो प्रोडक्ट लेते हैं इनसे बल्क में और किसको सेल आउट करते हैं? कस्टमर को। तो जब रिटेलर या होलसेलर किससे, जो मैन्युफैक्चरर है उससे क्या लेता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लेता है या फिर गुड्स लेता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी, बल्क में सामान लेता है ना, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परचेज करना। परचेज कर रहा है ना, ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, परचेज। तो ये जो एंट्री है, ये जो रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ होती है, परचेज बुक के अंदर। ठीक है, अब जब कस्टमर हमसे सामान लेगा, मतलब रिटेलर या होलसेलर से गुड्स लेगा, उसके लिए वो गुड्स नहीं है, उसके लिए वो प्रोडक्ट है। जैसे सपोज जो रिटेलर होलसेलर है उसका बिजनेस किसका है, रेडीमेड का, गारमेंट्स का। ओके, और वो
बल्क में सामान किससे लेता है? जो मैन्युफैक्चरर है उससे। तो जैसे उसने बल्क में बहुत सारे जीन्सेस ले लिए, तो वो सब चीज उसके लिए क्या बन जाती है? गुड्स बन जाती है। पर जब रिटेलर या जो होलसेलर है वो कस्टमर से, जब कस्टमर रिटेलर या होलसेलर से सामान लेता है, वो उसके लिए जीन्स या टॉप रहता है, वो उसके लिए एंड यूजर लेता है। ये क्या करता है? इसको आगे जाके बेचता है। कस्टमर थोड़ी आगे बेचेगा, वो उसे कंज्यूम करता है, वो उसके यूज में लेता है। तो जब भी कस्टमर रिटेलर या होलसेलर से गुड्स को खरीदेगा, लेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। क्योंकि हम इसे बेच रहे हैं तो हमारी क्या हो गई? सेल हो गई, बिक्री जिसको बोलते हैं ना, बिक्री करना। तो ये क्या हो गई? बिक्री हो गई, सेल हो गई। ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कहाँ लिखते हैं? इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जो भी ये ट्रांजैक्शन होता है सेल्स बुक के अंदर। ठीक है। फिर आती है हमारी परचेज रिटर्न बुक। जब हम सामान मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो सामान में सपोज कुछ डिफेक्ट आ जाता है, या जो सामान हमने ऑर्डर किया है वो उस ऑर्डर को मैच नहीं करता है, मतलब सेम नहीं आता है, कुछ अलग ही आता है, तो उस केस में हम अपने मैन्युफैक्चरर को क्या करते हैं? गुड्स को रिटर्न करते हैं, मतलब वापस किसके पास भेज देते हैं? मैन्युफैक्चरर के पास। तो उसकी एंट्री कहाँ पे आती है? परचेज रिटर्न बुक के अंदर। किसके अंदर आएगी? परचेज रिटर्न बुक। फिर आती है सेल्स रिटर्न बुक। अब ये सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है? जब कस्टमर हमसे सामान लेता है तो हमारी क्या होती है? सेल। और अगर कस्टमर को लगता है कि वो उसके लिए फिट नहीं है तो वो उसे क्या करेगा? वापस देगा। और जब भी कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। और बाकी जो भी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं? जनरल प्रॉपर में। ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? जब आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो तो सेम ट्रांजेक्शन रिपीट होते हैं। देखो क्या हो रहा है कि हम गुड्स परचेज कर रहे हो, परचेज करके सेल करते हैं। जनरली बिजनेस के अंदर ये चीज रिपीटेड होती रहती है। आप परचेज करोगे, सेल करोगे, परचेज करोगे, सेल करोगे। तो आप ना इसको क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई कैसे करते हो? मतलब एक ही अकाउंट बनाते हो। जैसे आप यहाँ पे परचेज कर रहे हो गुड्स को, तो आप परचेज किसी 2 लोगों से कर रहे होगे। एक सपोज राम से कर रहे हो, श्याम से कर रहे हो, तो आप इनके नाम से एक अकाउंट बना लेते हो, राम और श्याम। ठीक है। जब भी आप गुड राम से परचेज करोगे तो राम के अकाउंट में इसको लिख दोगे, और जब आप श्याम से गुड्स को खरीदोगे तो श्याम के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, सॉरी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग इनटू लेजर। अब ये लेजर क्या होता है? लेजर ना एक टी शेप का, कैसे? टी शेप का एक अकाउंट होता है जिसकी 2 साइड होती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? डेबिट साइड, DEBIT, डेबिट। और जो हमारी राइट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अब हम आगे देखेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। अब पूरी अकाउंटिंग जो बेस्ड है वो इसी के अराउंड बेस्ड है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट होता है, क्योंकि ये डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंटली वर्क करता है, सबके लिए सेम नहीं होता है। ठीक है। तो जनरली तो अभी ये देख लो कि लेजर क्या होता है। लेजर क्या होता है? एक टी शेप का अकाउंट होता है जिसकी 2 साइड होती है। लेफ्ट साइड क्या होती है? डेबिट, और राइट साइड क्या होती है? क्रेडिट। तो जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो सिमिलर टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कहाँ करते हैं? डेबिट और क्रेडिट में। फिर आता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 का मतलब समरी। जब आप पूरे साल बिजनेस की जो एक्टिविटी उसे रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करोगे, फिर आप उसकी एक समरी बनाओगे। समरी बनाओगे तो समरी कैसे बनती है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के फॉर्म में। अब समरी तो आप पूरे साल तो नहीं बनाओगे ना, एंड में बनाओगे ना। तो जो हम समराइजिंग करते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। अब जब बात आती है ईयर की, तो अब ये बताओ ईयर कब एंड होता है? तो आप जनरली बोलोगे 31 दिसंबर को। हाँ होता है, गलत नहीं हो, लेकिन हम इसमें अकाउंट्स में 2 टाइप के ईयर्स पढ़ेंगे। ठीक है। अकाउंट्स में हम कितने ईयर्स पढ़ते हैं? 2। एक आता है कैलेंडर ईयर, एक आता है अकाउंटिंग ईयर। जो हमारा कैलेंडर ईयर है ना, वो एंड कब होता है?
जब हमारा कैलेंडर खत्म होता है, जब आप, तो कैलेंडर कब खत्म होता है? 1 दिसंबर, तो सॉरी 31 दिसंबर को। जब लास्ट डे होता है, वो लास्ट डे कौन सा है हमारा? ईयर एंड वाला। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डे कैलेंडर देखा होगा ना, तो 31 दिसंबर तक ही रहता है, फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल, और एंड कब होता है? 31 मार्च। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। जनरली हम यही लेके चलते हैं। जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारी जो अकाउंट्स बने वो कब से स्टार्ट हो? 1 अप्रैल, एंड कब होगा? 31 मार्च पे। तो जो हम समरी बनाते हैं ना, समरी हम 2 डेट पे बना सकते हैं। एक या तो होगी हमारी 31 दिसंबर, या बनाएंगे 31 मार्च को। इसमें हम क्या निकालते हैं? बैलेंसेस निकालते हैं। इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब आप समरी बनाओगे ना, तो आप एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट। जो आपने समरी बनाई है ना, टोटल 1 साल में आपके बिजनेस में क्या हुआ है, उसके बेसिस पे आप इंटरप्रिटेशन दोगे। इंटरप्रिटेशन कैसा? कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर आप चीजों को एनालाइज करते हो कि किसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है, या क्या चीज हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने पे हेल्प कर रही है। तो इस चीज से हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। जब आप चीजों को एनालाइज कर लेते हो, इंटरप्रेट करते हो, फिर आप इसे क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट किसको करते हो? यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं? ओनर्स या फिर मैनेजर्स। जो ओनर्स वो होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जरूरत क्यों होती है? ताकि वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करे, किस लिए? डिसीजन मेकिंग में। ओनर्स या मैनेजर्स हो गए, जब उन्हें इंफॉर्मेशन में देगी वो, तो वो किस लिए उसको हेल्प करेगी? डिसीजन मेकिंग में। या अगर उनका कोई डिसीजन गलत है, तो उस डिसीजन को रेक्टिफाई करने में हेल्प करती है। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स देखो, ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया है, अब हम इसे एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। उससे आपको इजीली समझ आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो सपोज आपके पास कितने? 10,000 रुपए हैं। ठीक है, और आपने ये 10,000 रुपए आपके किसी फ्रेंड्स को जरूरत थी, तो आपने, लॉकडाउन चल रहा है तो पैसों की जरूरत सबको है, तो आपने अपने फ्रेंड्स को ये 10,000 रुपए दे दिए कि, और क्या बोला कि आप इसे एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के खत्म होने से पहले मुझे वापस दे देना। ठीक है। फिर सेकंड, जब आपने ये चीज पैसे दे दिए, तो आपने क्या किया? रिकॉर्ड किया। हम इसे भूल ना जाए, हमने किसको कितने पैसे दिए हैं, तो हम लिख लेते हैं। पहले तो हम डायरी में लिखते थे, अब क्योंकि फोन का जमाना है तो हम फोन में ही कई बार लिख लेते हैं कि डेट लिखते हैं। जैसे आज 21 जुलाई है, तो 21 जुलाई को हमने राम को दिए 5,000 रुपए, सपोज श्याम को दिए 3,000 रुपए, और मोहन को दिए 2,000 रुपए। ये हमने अपने नोट्स में लिख लिया या डायरी पे लिख दिया, तो उसी को तो बोलते हैं क्या? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कर लिया ना। फिर क्या कर रहे हैं? हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं। अब क्लासिफाइंग की जरूरत क्यों है? 10,000 जब मिल जाएंगे तो हम लिख के खत्म कर देते हैं। हम इसे क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं कि राम को हमने कितने दिए, मोहन को कितने दिए, श्याम को कितने दिए। जरूरी नहीं है ना कि सब आपको एक ही दिन पैसा दे दे। ठीक है, राम हो सकता है आपको हर मंथ 1,000 रुपए करे, तो 5,000 कितने मंथ में दे दे? 5 महीने में ही दे दे। और अगर जो श्याम है वो 3 महीने में दे दे, क्योंकि उसने 3,000 लिए हैं और वो 1,000 करके देगा, तो वो 3 मंथ में आपको पूरा पैसा दे देगा। और जो श्याम है वो भी, उसने 2,000 लिए, तो वो 2 महीने में दे देगा। तो वो डेट हमें लिखनी होगी ना, किसने हमें कब पैसा दिया, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में लिखते हैं। अब समझ आया क्यों करते हैं? फिर लास्ट आता है हमारा समराइजिंग। भाई हमने अपने फ्रेंड्स को पैसे तो दे दिए, लेकिन पैसे पे ब्याज लोगे कि नहीं, इंटरेस्ट लोगे कि नहीं। चलो, आपने अपने फ्रेंड को 5,000 रुपए दे दिए, और जिसको आपने 5,000 बोले, तो उससे बोला भाई देख, जब तू मुझे पैसे देगा ना, पैसे के साथ मुझे 500 रुपए और देना। वो बोलेगा क्यों? इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं। मैं इस पैसे को बैंक में अगर दे दूं, तो बैंक मुझे पैसे पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें जरूरत है, तो तुम भी मुझे क्या दो? इंटरेस्ट दो। तो जब वो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे,
फिर जब हमने इंटरेस्ट निकाला तो हमने देखा कि राम से हमें 500 रुपए मिले, श्याम से 300 रुपए एक्स्ट्रा में मिले, और मोहन से कितने 200 रुपए। मतलब अगर हमने किसी को 1000 रुपीज दिया तो हमने उससे कितना लिया है 100 रुपए। तो 100 रुपए लिया तो हमने शाम को कितने दिए थे 500 रुपए दिए, तो उसका टोटल कितना बना 500 रुपए का ब्याज। फिर मोहन का कितने का बना, सॉरी श्याम का कितने का बना 300 रुपीज का, और मोहन का 200। तो इस तरीके से देखो तो हमें 1000 का क्या हो गया प्रॉफिट, मुनाफा। ये समरी निकाली ना हमने पूरे साल में हमें कितने का 1000 का। जब अब हम इसे एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, ये होगा कि देखो हमने जब 10,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को तो हमें 1000 का प्रॉफिट हो गया। आगे हम और पैसे देंगे, और पैसे देंगे तो हमें और प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव वे में हो गया। सेकेंड वे, आपने अपने फ्रेंड्स को पैसे दे दिए, लेकिन जो मोहन था, मोहन ने आपको पैसे वापस नहीं दिए। पूरा साल हो गया आप मांगते रहे कि भाई यार दे दे मेरे को पैसे दे दे, वो कहता है नहीं अभी नहीं है, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। ऐसे करते करते उसने आपका पूरा ईयर हो गया, उसने पैसे नहीं दिए। तो आप उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे कि आगे से मैं मोहन को पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो पैसे वापस नहीं करता है, वो तो चोट्टा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन होगा उस चीज को लेके। ठीक है, फिर क्या आएगा कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब जब आपने इंटरप्रेट कर लिया, आपको प्रॉफिट होता है तो आप खुश होते हो तो किसको इन्फॉर्मेशन देते हो, अपने पेरेंट्स को बोलोगे। जनरली लोग मम्मी से बोलते हैं, बोलेंगे मम्मी मैंने ना अपने दोस्तों को 1 साल पहले 10,000 रुपए अलग अलग फ्रेंड्स को दिए थे, फिर बाद में जब उन्होंने मुझे पैसे वापस किए तो मैंने उनसे क्या लिया, इंटरेस्ट लिया, ब्याज लिया, और उस ब्याज की वजह से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अगर मम्मी को डिसीजन अच्छा लगेगा सपोर्ट करेगी, नहीं अच्छा लगेगा तो आपको समझाएगी। तो यूजर्स को इसलिए हमें कम्युनिकेट करना जरूरी है इन्फॉर्मेशन, सेम जैसे हम मैनेजर्स या ओनर्स को करते हैं। आई होप समझ आ गया हो। ओके, इस अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बार शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहला प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाइंग। किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है वो क्या आएगी, जब चीजों को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो फिर रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग होती है ना। फिर जो हमारी थर्ड स्टेप आएगी, रिकॉर्डिंग के बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में। फिर क्या करोगे, पोस्टिंग करते हो ना, पोस्टिंग में क्या बोलते हैं अपन, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कहाँ होती है, लेजर्स के अंदर। फिर जब आप क्लासिफाई करते हो फिर क्या करोगे, समराइजिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको समराइज करोगे। कहां पे करोगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, या फिर पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर समराइज करने के बाद क्या करते हैं हम, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो समराइजिंग और एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन होता है वो कब होता है, एंड ऑफ द ईयर, या तो कैलेंडर ईयर के एंड पे या अकाउंटिंग ईयर के एंड पे। जब आप एनालिसिस और इंटरप्रेट करते हो उसके बाद आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे इंफॉर्मेशन को, किसको, टू यूजर्स। एक साल के अंदर ये चीज हुई, फिर ये चीज वापस रिपीट होती जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो रिपीटेड प्रोसेस है। कम्युनिकेट होती है यूजर्स को, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, फिर से हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समरी बनाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से समझ आई हो, और लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और आप इन नोट्स को डाउनलोड कीजिए और साथ के साथ पढ़िए। थैंक यू।